Good morning student. Today I am going to explain the lesson 15 of class 9th. Improvement of food resources. Chapter name is Improvement in Food Resources. I have already explained the need of improvement of food resources because our population is increasing and the why we need the nutrients management of the plants. Plants required different types of nutrients. Some the plants get from air, some nutrients plants get from water, some from soil. There are 13 nutrients that the plants get from soil, that is मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए उन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. विच नीड इन स्मॉल अमाउंट बाय द प्लांट इज नोन एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. इनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ. अब मैं पौधों को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, लेकिन मिट्टी में लगातार पौधे उगाने से न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो हम उन्हें बाहर से पोषक तत्व देते हैं. कैसे प्रोवाइड करेंगे? बाय मैन्योरिंग, खाद डालकर. मैन्योर कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. उसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है. स्प्लाइस वन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लेकिन मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स कम मात्रा में प्रोवाइड करते हैं. मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा, प्लांट वेस्ट. मैन्योर हेल्प इन एनरिचिंग सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी. मैन्योर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं कम मात्रा में, ऑर्गेनिक मैटर देते हैं और इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी. जो ऑर्गेनिक मैटर इसे ह्यूमस बोलते हैं. इससे सॉइल की फर्टिलिटी, उपजाऊपन बढ़ जाता है. इट इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर. इससे सॉइल का स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है. द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सैंडी सॉइल इज इंक्रीज. इससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है सैंडी सॉइल की भी. इन क्लेई सॉइल द लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हेल्प इन ड्रेनेज. क्लेई सॉइल वो होती है जिसके पार्टिकल पास होते हैं, लेकिन अगर उसमें मैन्योर डालेंगे तो उसके पार्टिकलों में स्पेस हो जाता है और ड्रेनेज की शक्ति उसकी बढ़ जाती है. अवॉइड वाटर लॉजिंग. उससे उसमें पानी खड़े होने की प्रॉब्लम कम हो जाती है. इन यूजिंग मैन्योर वी यूज बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल विच इज एडवांटेजेस इन प्रोटेक्टिंग और एनवायरनमेंट फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइज़र. एक इसमें मैन्योर में हमने बायोलॉजिकल वेस्ट डाला, तो इससे हमें फर्टिलाइज़र यूज नहीं करने पड़े, केमिकल्स यूज नहीं करने पड़े. इससे हमारी जो सोइल है उसका टेक्सचर ख़राब होने से बच गया. यूजिंग बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल द रिसाइकलिंग फार्म वेस्ट. इससे हमारा जो फार्म वेस्ट है वो रिसाइकिल हो गया. बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल यूज्ड. मैन्योर के अब मैन्योर भी दो तरह की होती है, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर. पहले हम कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं. द प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट मटेरियल लाइक लाइव स्टॉक एक्सक्रीटा, पशुओं का जैसे गाय का गोबर, एनिमल रिफ्यूज, वेजिटेबल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज वेस्ट, स्ट्रा, इरेडिकेट, डीकम्पोज इन पिट्स. उसमें गड्ढों में डालकर उसे सड़ाया जाता है, उसे खाद बन जाती है, उसे कंपोस्टिंग बोलते हैं. द कंपोस्ट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स. उसमें न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मैटर बहुत सारा होता है. कंपोस्ट इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवॉर्म. उसमें केंचुए डाल देते हैं, उससे जो कंपोस्ट है, जो खाद है, तेज़ी से बनती है. जब वो तेज़ी से खाद बनती है बाय यूजिंग द अर्थवॉर्म, उसे बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट. ग्रीन मैन्योर. ग्रीन मैन्योर होता है हरी खाद. प्रायर टू द सोइंग ऑफ क्रॉप सीड्स सम प्लांट्स लाइक सम हेम्प और गुआर. इसमें जैसे गुआर जैसे जो पौधे हैं वे उगा दिए जाते हैं और फिर उन्हें मल्च इनटू द सोइल, दोबारा उसे मिट्टी में ही मिला दिया जाता है. जब ये ग्रीन प्लांट्स को दोबारा मिट्टी में मिला दिया जाता है तो ग्रीन मैन्योर की तरह हेल्प करते हैं. ग्रीन प्लांट्स टर्न इनटू ग्रीन मैन्योर विच हेल्प इन एनरिचिंग द सोइल इन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस. जब इन पौधों को उगाकर दोबारा मिट्टी में मिला दिया जाता है तो ये पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मिट्टी को ज़रूरत होती है. फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स आर कमर्शियली प्रोड्यूस प्लांट न्यूट्रिएंट्स. ये कमर्शियली मीन्स बेचने के पर्पज से ही बनाए जाते हैं, मार्केट में बिकते हैं, केमिकल के बने होते हैं. फर्टिलाइजर्स सप्लाई नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम. दे आर यूज टू एंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ. अच्छी ग्रोथ होगी पौधों की, इसलिए डाला जाता है. उसके लीव्स, ब्रांच, फ्लावर्स अच्छे आएंगे पौधे के. गिव राइज टू हेल्दी प्लांट्स. फर्टिलाइजर्स आर ए फैक्टर इन हायर यील्ड ऑफ हाई कॉस्ट. अधिकतर जो ज़्यादा मात्रा में उपज चाहते हैं, ज़्यादा कॉस्ट
लगाकर, पैसा लगाकर जो खेती करते हैं ना, अधिकतर वो लोग यूज करते हैं। फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड केयरफुली इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर डोज। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल दो, प्रॉपर टाइम पे डालना चाहिए, ऑब्जर्व करते रहने चाहिए। पहले इसकी जो एप्लीकेशन डालने के बाद उस पर कोई बैड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, सारा का सारा ढंग से इसे प्रॉपरली यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सम टाइम फर्टिलाइजर गेट वाश्ड अवे ड्यू टू एक्सेसिव इरीगेशन। अगर फर्टिलाइजर के बाद ज़्यादा पानी दे दें तो क्या होगा, वो बह कर चली जाएगी। और एक्सेसिव ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर क्या करेगी, लीड टू वाटर पोल्यूशन। वो पानी में जब बह के चली जाती है खाद तो क्या होगी, वाटर को पोल्यूट करेंगे ये, क्योंकि ये केमिकल होते हैं। We have seen in previous chapters continuous use of fertilizer in an area can destroy soil fertility। लगातार आप फर्टिलाइजर यूज करते रहोगे तो सॉइल का उपजाऊपन भी खत्म हो जाएगा। उसमें ऑर्गेनिक मैटर तो होता ही नहीं है, तो क्या करेगा, ये सॉइल को खराब कर देगा, उसका टेक्सचर खराब कर देगा। शॉर्ट टर्म बेनिफिट दिखेंगे आपको कि अच्छी हमारी उपज बहुत अच्छी पैदा हो रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका बेनिफिट नहीं है, नुकसान है। तो हमें सोइल की अगर फर्टिलिटी को बनाए रखना है तो हमें मैन्योर यूज करनी चाहिए फर्टिलाइज़र के प्लेस पे। तो फर्टिलाइज़र की अपेक्षा मैन्योर ज़्यादा अच्छे हैं। इसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, लेकिन फ़ायदेमंद यही है क्योंकि ये मिट्टी को ख़राब नहीं करती, मिट्टी हमारी पोल्यूट नहीं करती, ना ये हमारे पानी को पोल्यूट करती। ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं इसको, जब हम मैन्योर यूज करें और केमिकल यूज ना करें तो उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। Organic farming is a farming system which minimal or less use of chemical as fertilizer, herbicides, pesticide ये सब यूज नहीं होते उसमें। विद ए मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, अधिकतर ऑर्गेनिक मैन्योर का प्रयोग होता है। रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट यूज होते हैं वहाँ पे एज ए मैन्योर। बायो एजेंट यूज होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी इन प्रिपरेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर बनाने हैं तो ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग किया जाता है। नीम के पत्ते, टर्मरिक, तुलसी, हल्दी यूज की जाती है ग्रेन स्टोरेज करने में। अनाज को स्टोर करते टाइम भी नीम के पत्ते और हल्दी डाली जाती है ताकि उसमें पेस्ट या इंसेक्टिसाइड्स ना हो, इंसेक्ट्स ना हो। इसके अलावा वहाँ पर मिक्स्ड क्रॉपिंग की जाती है, इंटर क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, ये सिस्टम अपनाए जाते हैं ताकि ज़्यादा मात्रा में उपज हो, लेकिन वहाँ पर किसी तरह का कोई भी केमिकल यूज नहीं होता। दीज क्रॉपिंग सिस्टम आर बेनिफिशियल इन इंसेक्ट, पेस्ट एंड वीट कंट्रोल। इससे इंसेक्ट, पेस्ट और वीट कंट्रोल बिसाइड्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। इन क्रॉपिंग सिस्टम से इंसेक्ट और पेस्ट भी कंट्रोल हो जाते हैं। इरिगेशन क्या होता है, सिंचाई। मोस्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया इज रेन फीड। अधिकतर बारिश पे डिपेंड करता है हमारा एग्रीकल्चर, हमारी कृषि। और ऐसा एरिया बहुत सारा है जहाँ टाइमली मानसून आती है, कई बार टाइमली मानसून नहीं आती। अगर टाइमली मानसून ना आए या पुअर मानसून रह जाए, कम बारिश हो तो हमारी क्रॉप क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। मीन्स हमारी जितनी उपज होनी चाहिए उतनी नहीं होगी। क्रॉप गेट वाटर एट द राइट स्टेज। और तुम्हें ये भी पता है कि प्रॉपर टाइम पर ही उसे पानी देना होता है। ड्यूरिंग देयर ग्रोइंग सीजन कैन इंक्रीज द एक्सपेक्टेड यील्ड ऑफ एनी क्रॉप। किसी भी क्रॉप को अगर टाइमली पानी मिलेगा जब उसे चाहिए हो तो हमारी यील्ड बढ़ेगी। ये नहीं है कि कभी आपके पास पानी है तो उस टाइम दे दिया, नहीं तो नहीं। तो उस टाइम हमें अपने एग्रीकल्चर लैंड एरिया में पानी की प्रॉपर व्यवस्था करनी चाहिए। पानी की प्रॉपर व्यवस्था करना, टाइमली पौधों को पानी देना क्या कहता है, इरिगेशन। अगर ड्रॉट में सूखा पड़ना, ड्रॉट ओकर बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन, कई बार बारिश नहीं आती तो फिर वहाँ सूखा पड़ जाता है। तो ड्रॉट पोज अ थ्रेट टू रेन फेड फार्मिंग एरिया। जहाँ पर बारिश पे डिपेंड करते हैं ना फार्मिंग, वहाँ पर बड़ी दिक्कत है, फिर वो उनकी क्रॉप सूख जाती है, इवन उनकी ज़मीन भी बिल्कुल सूख जाती है। लाइट सोइल हैव लेस वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इन एरिया विद लाइट सोइल, क्रॉप गेट एडवर्सली अफेक्टेड बाय ड्रॉट। अगर वहाँ पर लाइट सोइल है जिसमें पानी को जो स्टोर करके नहीं रख सकती, अगर वहाँ सूखा पड़ जाए, बारिश ना हो तो और भी बुरा हाल हो जाता है। अब साइंटिस्ट कोशिश तो कर रहे हैं कि ऐसी क्रॉप वैरायटी बनाएं जिस पे सूखे का कुछ प्रभाव ना करे पड़े, जो टॉलरेट कर जाए, अगर सूखा भी पड़ जाए, बारिश ना आए तो भी वो उपज पैदा हो जाए। इंडिया हैज ए वाइड वैरायटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड ए हाईली वेरिड क्लाइमेट। अंडर सच कंडीशन सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ इरिगेशन सिस्टम आर अडोप्टेड टू सप्लाई वाटर टू एग्रीकल्चर लैंड डिपेंडिंग ऑन काइंड ऑफ वाटर रिसोर्स अवेलेबल। जिसके पास जैसा भी वाटर के रिसोर्स है वैसा ही यूज करके इरिगेशन करने की कोशिश की जाती है, सिंचाई करने की।
कई जगह वेल कुओं से सिंचाई होती है, कहीं कैनाल नहरों से सिंचाई होती है, कहीं टैंक खोदे जाते हैं। कुएं, देर आर टू टाइप्स ऑफ वेल नेमली डग वेल्स जिन्हें खोदा जाता है और दूसरे ट्यूबवेल जिनमें पाइपों के द्वारा पानी निकाला जाता है। इन डग वेल वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम वाटर बियरिंग स्ट्रेटा। ट्यूबवेल कैन टैप वाटर फ्रॉम द डीपर स्ट्रेट। अंदर तक खोद कर उसमें टैप के द्वारा मतलब पाइपों के द्वारा पानी निकाला जाता है ट्यूबवेल में। फ्रॉम दीज वेल वाटर इज लिफ्टेड बाय पंप्स। पंप लगाकर पानी बाहर निकाला जाता है इरिगेशन सिंचाई के लिए। कैनल, कैनल क्या होती है? नहरें। दिस इज यूजली एन एलोबरेट एंड एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम। ज़्यादा मात्रा में यूज की जाती है नहरों के द्वारा सिंचाई। इन दिस सिस्टम कैनाल रिसीव वाटर फ्रॉम द मोर रिजर्वर और फ्रॉम रिवर। नदियों से पानी नहरों में आता है और फिर उन नहरों को डिवाइड कर दिया जाता है छोटी ब्रांचों में। उन छोटी ब्रांचों से फिर अपने खेतों तक उस पानी को ले जाया जाता है ताकि पौधों की सिंचाई हो सके। रिवर लिफ्ट एरिया सिस्टम, इन एरिया वेयर कैनाल फ्लो इज अनसफिशिएंट। जहाँ पर नहरें नहीं बन सकती वहाँ पर इरेगुलर ड्यू टू इनएडिक्वेट रिजर्वेयर रिलीज द लिफ्ट सिस्टम इज मोर रैशनल। वहाँ पर लिफ्ट सिस्टम यूज किया जाता है। वाटर इज डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम द रिवर। सीधा पानी रिवर से लाकर वहाँ पर इरिगेशन में यूज किया जाता है। सीधा नहरों से लाकर और खेतों में डालना उसे बोलते हैं लिफ्ट सिस्टम। टैंक्स, देर आर स्मॉल स्टोरेज रिजर्वेयर विच इंटरसेप्ट एंड स्टोर द रन ऑफ स्मॉलर कैचमेंट ऑफ एरिया। कई जगह टैंक बनाए जाते हैं जहाँ ये नहरें भी नहीं हो सकती, वेल भी नहीं खोदे जा सकते। वहाँ पर इन टैंकों में पानी भरा जाता है और फिर उससे सिंचाई की जाती है। स्टूडेंट्स, आज हमने इरिगेशन तक पढ़ा है। आप इसको अच्छी तरह से रीड कर लेना इस लेसन को।